जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके मॉक टेस्ट की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी उसी में मैं जीके का एक और मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। मॉक टेस्ट संख्या 10 है ये। मॉक टेस्ट संख्या 10 है ये। और इससे पहले मैंने 9 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं और बहुत नॉलेज है उन मॉक टेस्ट में जो आपके एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप भली-भांति इन सब मॉक टेस्ट का लाभ उठा रहे होंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरे द्वारा लाई गई। तो इसमें जीके के जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो या कोई भी एग्ज़ाम जो आपके होने वाला है, उन सब के लिए ये बहुत किफ़ायती मॉक टेस्ट श्रृंखला है। तो मेरे साथ बने रहिएगा ज्ञानपीठ जीके के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 1 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन संख्या 1 में? क्वेश्चन संख्या 1 इसमें कहा गया है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। दोस्तों, अबुल हसन ये किसका दरबारी था, इसका सही जवाब क्या होगा? तो अबुल हसन एक चित्रकार है और ये किसके दरबार में था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर के दरबार में अबुल हसन चित्रकार रहता था। दोस्तों, अबुल हसन जो है ये ईरानी चित्रकार जो अका रजा थे, अका रजा इनका बेटा है और ये ईरान से भारत में आया था। और जहांगीर के टाइम में अबुल हसन के अतिरिक्त बिशन सिंह भी एक मशहूर चित्रकार थे, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, उस्ताद मंसूर का नाम सुने होंगे, तो उस्ताद मंसूर भी किसके काल में थे? जहांगीर के टाइम में एक चित्रकार होते थे। दोस्तों, जहांगीर का जो समय है ये मुग़ल चित्रकारी का चरमोत्कर्ष माना जाता है कि मुग़ल चित्रकारी सबसे ज़्यादा जो विकसित हुई वो जहांगीर के टाइम में विकसित हुई थी। हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर 1605 ईस्वी में मुग़ल वंश में चौथा शासक हुआ और इसने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक भारत में राज किया था। दोस्तों, जहांगीर वही शासक है जिसका बचपन में नाम क्या था? सलीम। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर जो है ये शराब बहुत ज़्यादा पीता है, शराबी किंग है मुग़ल बादशाहों में। और जहांगीर जो है इसने अपने दरबार में एक अंग्रेज आया था विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना। जहांगीर जो है इसका जो मकबरा है वो लाहौर में शहादरा में बनाया गया, रावी नदी के किनारे। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर। और ये कहाँ पर है? शहादरा में, ये आप याद रखना। शहादरा ये रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में ये। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर के बारे में एक बिंदु और याद रखें, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी और इसका नाम है आपका दुजुके जहांगीरी। जहांगीरी जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई है। जहांगीर की आत्मकथा कौन सी भाषा में? फारसी। जबकि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है, चगताई तुर्की भाषा ये जहांगीर की मतलब बाबर की है और जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, हम बात करें अकबर के बारे में, तो अकबर को मुग़ल जो शासन है इसका स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर जो है ये एक मतलब और एक ऐसा राजा था जो तबला बजाने में बहुत ज़्यादा माहिर था। सन 1582 ईस्वी में देवीय एकेश्वरवाद को लेकर इसने एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो आप याद रखना, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1582 ईस्वी में। और अकबर का जो दीन ए इलाही धर्म है ये एकेश्वरवाद पर आधारित था। सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी वो इसमें शामिल कर दी गई थी। दोस्तों, शाहजहाँ ये जो है ये इसे मुग़ल है उसमें प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता है। शाहजहाँ का काल मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। तो अभी आप इतना याद रखिएगा कि अबुल हसन जो चित्रकार है वो कहाँ किसके शासनकाल में था? जहांगीर के शासनकाल में था। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? दोस्तों, बात करें हम बांग्लादेश के बारे में, तो भारत की 4096 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है, जो कि सबसे ज़्यादा है। मतलब भारत अपनी बाउंड्री सबसे ज़्यादा शेयर करता है किस देश के साथ में? बांग्लादेश के साथ में। तो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं? दोस्तों, हम बात करें तो बांग्लादेश से असम की सीमा लगती है, उसके बाद में मिजोरम की सीमा लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगती है, मेघालय की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो इसमें असम भी है आपका और त्रिपुरा भी है, मेघालय भी, मिजोरम भी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। दोस्तों, त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा, तीन ओर से घिरा हुआ राज्य है, ये भी आप याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय भी है, ये आप याद रखना। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है।
दोस्तों हम बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो हमारी संसद ने 100वां संविधान संशोधन किया 2015 में, और 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत ने जो बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता था वो किया था। आप याद रखना, भारत बांग्लादेश के बीच 100वां जो संविधान संशोधन के द्वारा समझौता हुआ था वो द्वीपों को लेकर और भूमि विवाद को लेकर था। 100वां संविधान संशोधन 2015। ठीक है दोस्तों बांग्लादेश के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। और बांग्लादेश की जो संसद है उसको जातीय संसद कहा जाता है, जातीय संसद। दोस्तों बांग्लादेश के जनक कौन है? तो बांग्लादेश का पितामह कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें प्यार से बंग बंधु भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, ये भी आप याद रखें। और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कुशियारा नदी। कुशियारा नदी, और इसके पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता भी हुआ था, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। ये जो राज्य हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन संख्या 3 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का जो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम होगा वो क्या होगा? दोस्तों ये हम प्रायद्वीपीय भारत माने तो यहाँ पे आप कैप वर्ड से याद रखना, कैप वर्ड CAP, अर्थात कार्डेमम, अन्नामलाई और पलानी। कार्डेमम, अन्नामलाई और पलानी। तो सबसे उत्तर में कौन सी आएगी आपकी? सबसे उत्तर में जो आएगी वो आएगी नीलगिरी। क्यों? क्योंकि नीलगिरी आपकी यहाँ पे मिलेगी आपको, और नीलगिरी के बारे में एक बिंदु बताऊंगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे नीचे कौन सी है आपकी? उत्तर से दक्षिण। सही क्रम क्या है? तो आप ऊपर से चलेंगे दक्षिण की ओर, तो सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले नीलगिरी, नीलगिरी के बाद में आएगी आपकी अन्नामलाई, नीलगिरी के बाद में आपकी अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में पी मतलब सी नीचे बनाए थे ना, कार्डेमम। तो कार्डेमम मतलब इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिण में आएंगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी। ये सही क्रम है उत्तर से दक्षिण का। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी की हम बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी वो पहाड़ी हैं जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कौन सी पहाड़ियों पर होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा ये तमिलनाडु में है, नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु है। और नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो जनजाति निवास करती है वो है आपकी टोडा जनजाति। टोडा जनजाति, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों चलो एक क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, इसमें कहा गया भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका गोवा में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा। दोस्तों हम बात करें भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य की तो ये गोवा में, लेकिन याद रखिएगा भगवान महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क, महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में आपको मिलेगा। तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को बना था। लेकिन हम बात करेंगे गोवा के बारे में। दोस्तों गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज। ठीक है दोस्तों। अच्छा आपसे पूछा जाए कभी कि गोवा जो है ये कब मुक्त हुआ था? तो गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था ऑपरेशन विजय के द्वारा। दोस्तों 12वां संविधान संशोधन हमारी संसद द्वारा किया गया 1962 में, और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन यूनियन टेरिटरी के बाद इसको राज्य का स्टेटस कब मिला? तो आप याद रखना 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में हुआ, और जिसके द्वारा 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा की स्थापना की गई। कौन सा राज्य था गोवा? 25वां राज्य। कब बना था? तो 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। दोस्तों हम बात करें गोवा की राजधानी के बारे में तो गोवा की जो राजधानी वो पणजी है, और पणजी में भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी है। समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। गोवा की जो राजभाषा है कोंकणी है, और कोंकणी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों गोवा जो है अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है, और गोवा में बंदरगाह है आपका मार्मुगांव बंदरगाह, मार्मुगांव बंदरगाह। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो गोवा का टोटल एरिया है वो कितना है? तो गोवा का कुल एरिया है 3702 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है तो आप इसको याद रखना, 3702 वर्ग किलोमीटर ये गोवा का एरिया है।
ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और आप याद रखें, गोवा में एक झरना है दूध सागर झरना, ये बड़ा फेमस झरना, बहुत आता है एग्जाम में। दूध सागर झरना ये गोवा में है, दूध सागर जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पर है? गोवा में मांडोवी नदी पर है आपका दूध सागर झरना, मांडोवी नदी। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, गोवा का आधिकारिक खेल क्या है? गोवा का आधिकारिक खेल है फुटबॉल। गोवा का आधिकारिक खेल क्या है? फुटबॉल। दोस्तों गोवा जो है, इसे संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 371 कौन से राज्य के लिए है? गोवा के लिए। और गोवा के बारे में एक बिंदु और आप याद रखिएगा, जो गोवा है यहाँ पर काजू की शराब बनती है जिसे फेनी कहा जाता है। फेनी किस राज्य का पारंपरिक पेय पदार्थ है? गोवा का। और गोवा का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो क्या है? आपका घूमट। गोवा का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है? घूमट है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आप और रखें, याद रखिएगा कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। 1510 ईस्वी में किसको हराकर? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराकर जो पुर्तगाली थे इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो भारत में पुर्तगाली सभ्यता के अवशेष आज भी कहाँ देखे जाते हैं? गोवा में देखे जाते हैं। गोवा पश्चिमी घाट का राज्य है, ये भी आप याद रखिएगा, अरब सागर से इसकी सीमा लगती है। और गोवा का हाईकोर्ट कहाँ पर लगता है? बम्बई हाईकोर्ट ही गोवा का हाईकोर्ट है, ये आप याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, वर्षा का जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो 5 का सही जवाब क्या होगा? 5.6 से कम यदि उसका पीएच मान है तो हम बोलेंगे वर्षा कैसी है? अम्लीय वर्षा है। तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें दोस्तों वर्षा के बारे में, तो वर्षा की घटना ये कौन से मंडल में देखी जाती है? क्षोभ मंडल में। वर्षा की घटना क्षोभ मंडल में देखी जाती है। दोस्तों वर्षा के बारे में एक बिंदु और याद रखें, अम्ल वर्षा की बात हो रही है, तो अम्ल वर्षा जब होती है तो उसके लिए कौन सी मुख्य गैस उत्तरदायी है? SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों SO2 जो है ये जब वर्षा के साथ आती है तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, HNO3। ये दोनों अम्ल वर्षा के रूप में मतलब धरती पर आते हैं, तो दोनों याद रखें, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये अम्ल वर्षा करते हैं। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि कृत्रिम वर्षा करने में कौन सा यौगिक प्रयोग करते हैं? तो जब हम कृत्रिम वर्षा की बात करें, आर्टिफिशियल रेन जब होती है तो इसमें हम सोडियम आयोडाइड का प्रयोग करते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए। किसका प्रयोग है? सोडियम आयोडाइड, AgI। अगर सोडियम आयोडाइड का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो हम करेंगे पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग क्लाउड सीडिंग के लिए। या तो आप सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों मानचित्र पर बेरेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको आइसोहाइट कहा जाता है। मानचित्र पर बेरेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को दर्शाती हैं वो आइसोहाइट कहलाती हैं। अच्छा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा द्रास घाटी में होती है, और द्रास घाटी लद्दाख में है, लेह जो है वो इसी घाटी में स्थित है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? वो होती है मौसिनराम में। सबसे ज़्यादा बारिश भारत के अंदर कहाँ होती है? मौसिनराम में। मौसिनराम, और मौसिनराम जो है ये पूर्वी खासी पहाड़ियों पर स्थित है, मेघालय में। पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन संख्या 6 की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो सही जवाब होगा जुलाई से अगस्त 1946। संविधान सभा, दोस्तों संविधान सभा जो थी ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में संविधान सभा बनी। संविधान सभा में कुल मेंबर की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो थी आपकी 389, जिसमें कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी इसमें। दोस्तों संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान तैयार किया था। भारत का संविधान 64 लाख रुपए, भारत का संविधान 64 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। इसमें इतना कुल खर्चा आया था। जब भारत में संविधान लागू हुआ तो वो डेट थी 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया था? तो वो है 26 नवंबर 1949 को। जब संविधान भारत में लागू हुआ तो मूलतः इसमें जो अनुच्छेद थे उनकी संख्या थी 395, भाग 22 थे इसमें, और 8 अनुसूची भारतीय संविधान में मूलतः मतलब लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत में संविधान दिवस कब होता है? सही जवाब होगा 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का शिल्पीकार कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7,
संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो दोस्तों संविधान का कौन सा भाग है? मौलिक अधिकारों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, तो भाग 3 को लागू करवाने के लिए आप सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति के हनन होते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं आप, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर की जा सकती है। भारत का संविधान 5 प्रकार की रिटों की व्यवस्था करता है, और रिट जो वर्ड है वो हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन के संविधान से रिट कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन ए, भाग 3 को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन संख्या 8 की ओर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद हुई? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की हम बात करें तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ वो हुआ था आपका 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कांग्रेस के उदारवादी नेता द्वारा किसकी शुरुआत की गई? स्वदेशी आंदोलन की। और स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल कलकत्ता से शुरू हुआ था, ये भी आप याद रखना, टाउन हॉल कलकत्ता। और ये इसका जो मतलब अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ था? बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने की बात की गई, और ये कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। किस लिए हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में उदारवादी नेताओं द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे वो थे आपके राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह ये 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ था। 3 कठिया व्यवस्था क्या थी? इसमें एक दर होती थी 3/20, मतलब है यदि आपके पास में 20 कट्ठे मतलब 1 बीघा 20 कट्ठे जमीन है, तो उसमें से 3 कट्ठे के जमीन पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। तो नील की खेती करने से किसानों की जो भूमि थी वो अनुपजाऊ हो जाती थी, जिससे भूमि कृषि योग्य नहीं रहती थी। इसीलिए किसान जो थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान इस 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त किया, और ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है भारत में। दोस्तों इससे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह की जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने वो पहले सत्याग्रह कर चुके थे, लेकिन भारत में चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था ये पहला सत्याग्रह गांधी जी का था, और ये सफल माना जाता है। बिल्कुल आप याद रखिएगा, 3 कठिया व्यवस्था 3/20। अगला क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? दोस्तों प्रत्यक्ष कर जो होते हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं और सीधे आप पे लगाए जाते हैं। तो सीमा शुल्क एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है दोस्तों, सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी निगम कर और आयकर ये प्रत्यक्ष कर है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि भारत में आयकर दिवस कब होता है? तो आप याद रखना, राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर जो है एक डायरेक्ट टैक्स है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत में किस व्यक्ति को आयकर का जनदाता माना जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आयकर का जनदाता भारत में किसे माना गया है? आयकर का जनदाता किसे माना गया, ये आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको और 2-3 चीज़ें बता दूं कि भारत में एक आपका अप्रत्यक्ष कर अकादमी है, राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर या सीमा शुल्क अकादमी। अप्रत्यक्ष कर अकादमी कहाँ पर है? तो भारत में अप्रत्यक्ष कर अकादमी हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में है। अप्रत्यक्ष कर अकादमी फरीदाबाद हरियाणा में, ये आप याद रखना। और भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो बना उसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना हुई थी 1924 में, ये भी आप याद रखना। 1924 में भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना की गई, और भारत का जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड है ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, इसमें कहा गया कार्नेलाइट किस धातु का खनिज है, मतलब किस धातु का अयस्क है कार्नेलाइट? तो दोस्तों कार्नेलाइट जो होता है ये
कार्नेटाइट है, सॉरी कार्नेलाइट नहीं, कार्नेटाइट। तो ये यूरेनियम का अयस्क होता है। सही जवाब क्या होगा? यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम को येलो केक भी कहा जाता है, और जब ये क्रूड रूप में होता है। येलो केक किस धातु को कहा जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम डेटिंग आप याद रखना, पृथ्वी की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है? यूरेनियम डेटिंग, पृथ्वी की आयु ज्ञात करना, इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलो एक क्वेश्चन बताइएगा, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? इन क्वेश्चनों के जवाब मैं कमेंट में जरूर लिखूंगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, गैलेना जो है किसका अयस्क है, आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों द्विनाम पद्धति, जीवों के जो वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति है वो द्विनाम पद्धति है, और द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं आपके कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक हैं, और लीनियस ने अपनी किताब स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम, क्या बोले, स्पीसीज प्लांटेरम में सबसे पहले द्विनाम पद्धति का उल्लेख किया है। दोस्तों जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा है आपकी लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जो पहला शब्द होता है वो उसके वंश को बताता है, और दूसरा आपका उसकी जाति को बताता है, स्पीसीज को बताता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। अब इसमें होमो क्या है? होम है उसका जीनस मतलब वंश, और स्पीसी जो आपकी सैपियंस है वो क्या है? उसकी प्रजाति है, स्पीसीज है। ये आप दोनों याद रखिएगा। तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 13। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? दोस्तों 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956। और क्वेश्चन संख्या 13, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? तो 7वां सही है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान और किया गया था, और वो क्या था? वो ये था कि जो संसद द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा। ये कुछ प्रावधान था। 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर क्या कर दिया हमने? एक कानूनी अधिकार बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया। 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा 1978 में किया गया था। इसमें संपत्ति का अधिकार पहले 31A में आता था, 31A, और इसको बाद में इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 301 के तहत रखकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा 13 का ऑप्शन ए। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों राज्यपाल का पद भारत में कहाँ से आया है? कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो 14 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। दोस्तों बिहार के बारे में आप याद रखें, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो गीत गोविंद ये जयदेव की रचना है, और ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन है आपका, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर बल देती है? मतलब हंटर कमीशन जो रिपन के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, हंटर कमीशन जो 1880 में बना, और ये भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हंटर कमीशन जो था ये प्राथमिक शिक्षा को लेकर था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को लेकर हंटर कमीशन बना था। दोस्तों भारत में शिक्षा दिवस कब होता है? तो भारत में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में पहली महिला अध्यापक कौन थी? तो याद रखना सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला अध्यापक है, सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले की वाइफ है ये सावित्रीबाई फुले, और इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में 1948 में भारत में पहला, सॉरी 1948 नहीं, ये डेट सॉरी मिस है, ये 1848, अब इसको भूल जाइएगा। पुणे में
पहली बार क्या खोला था, लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, ये आप याद रखिएगा। तो हंटर कमीशन किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, संविधान के अनुच्छेद 244 में किस बात का उल्लेख है, तो 17 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का जो उल्लेख है वो है आपका अनुच्छेद 244। दोस्तों भारतीय संविधान की एक अनुसूची है, छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची में 4 राज्य ऐसे हैं जिनके प्रशासन के बारे में उल्लेख है, असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम। इन 4 राज्यों को विशेष प्रावधान मिले हैं छठी अनुसूची में इनके जनजातीय प्रशासन के संदर्भ में। याद रखना, छठी अनुसूची। कितनी अनुसूचियां संविधान में, मूलतः 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची हमारे संविधान में शामिल है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो बिहार में जो पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देगा वो देगा जिला पंचायती राज अधिकारी को। ठीक है दोस्तों, बिहार का एक डांस याद रखना, जटा जटिन नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बिहार में जटा जटिन। विदेशिया भी पूछ सकता है, तो बिहार में सामा चकेवा बिहार में, और झिझिया नृत्य कहाँ होता है, बिहार में होता है। बिहार का सबसे फेमस त्यौहार है आपका छठ पूजा, और बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। किस राज्य में है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, दोनों आप याद रखना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है, मतलब भू आवेष्टित नहीं है। दोस्तों अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध है, बोलीविया दक्षिण अमेरिका का देश है, स्थल अवरुद्ध है, मंगोलिया एशिया महाद्वीप का स्थल अवरुद्ध देश है, लेकिन रूस स्थल अवरुद्ध देश में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, रूस यूरेशिया का भाग है, ये आप याद रखें, इसकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, तो ये स्थल अवरुद्ध नहीं है। 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप महाद्वीप का भाग है। दोस्तों रूस की जो मुद्रा है वो रूबल कहलाती है, और रूस की जो संसद है इसका निम्न सदन ड्यूमा होता है, ड्यूमा फेडरल असेंबली का निम्न सदन है। रूस में जो पर्वत मिलेंगे उनका नाम है यूराल पर्वत किस देश में है, रूस में, और रूस की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी रूस की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों हम बात करें रोसाटोम, रूस की परमाणु एजेंसी का नाम है रोसाटोम, और रूस की एक हीरा बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है अल्रोसा, रूस की हीरे बनाने वाली कंपनी अल्रोसा, ये भी आप याद रखिएगा। इससे भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि रूस का जो नेविगेशन सिस्टम है क्या कहलाता है, रूस का नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास कहलाता है, रूस का नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास कहलाता है। और भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल मिलकर बनाते हैं, ब्रह्मोस में ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कोवा नदी का उपक्रम है, दोनों आप याद रखिएगा। तो कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है इनमें से, जवाब होगा रूस। अच्छा मैं आपको बता दूं कि दुनिया में स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या कितनी है, 45 देश हैं स्थल अवरुद्ध। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बौद्ध संगति के दौरान बिना पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई, तो बिना पिटक और सुत्त पिटक ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के भाग हैं। कौन सी बौद्ध संगति में इनको रचा गया था, तो 20 का सही जवाब होगा प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, और अजात शत्रु के समय ये हुई थी, ये भी आप याद रखें, अजात शत्रु के समय पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है 21वां। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी, 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दोस्तों कांग्रेस शब्द जो है ये अमेरिका की से लिया गया, और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों की भीड़। एक्चुअल में अमेरिका की संसद का नाम ही क्या है, कांग्रेस है। इसके 2 सदन है अमेरिका में, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक हाउस ऑफ स्टेट, दोनों आप याद रखिएगा। तो कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई, 8 प्रांतों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो 22 का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है बीडल एवं टेटम के द्वारा एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया गया। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल मिला क्योंकि इन्होंने प्रोटीन की संरचना को बताया था। प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल दिया गया। यहाँ पे लिखा गया आपका वाटसन और क्रिक, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है, इस तरह की जो संरचना बताई डीएनए की, वो किसने दी थी, डीएनए की द्विसंरचना का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। मॉर्गन जो है ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और ये आनुवांशिकता के शोध के लिए जाने जाते हैं। मॉर्गन ये भ्रूण विज्ञानी के रूप में भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका
सही सुमेलित करना है। इरेप्सिन प्रोटीन क्या काम करता है? माल्टेज, लाइपेज और सुक्रेज। पहले हम देखें इरेप्सिन प्रोटीन का काम क्या है। दोस्तों इरेप्सिन प्रोटीन का काम है प्रोटीन का पाचन करना, तो इसका सही जवाब होगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीनों का ही नाम होता है, तो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है कौन? इरेप्सिन प्रोटीन। दूसरा आपका माल्टेज। माल्टेज का काम है माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ना, तो दूसरा ये हो जाएगा आपका बी वाला, बन से मेल खा रहा है। तीसरा लाइपेज। लाइपेज का काम है आपका, सॉरी ये माल्टेज वाला क्वेश्चन, इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। दूसरा है आपका माल्टेज। माल्टेज का काम है आपका, माल्टेज इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को बदलेगा किसमें? तो इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलेगा। माल्टेज, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। लाइपेज, लाइपेज बसीय वसाओं को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रेज, सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। तो ए जो है वो 3 से मेल खाता है, बी 1 से मेल खाता है, सी 2 से मेल खाता है और डी 4 से मेल खाता है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, डी वाला इसका सही है। बिल्कुल आप याद रखें, इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, इतना याद रखना। लाइपेज वसा का पाचन में सहायक होता है। सुक्रेज सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदल देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 24, किसी पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया? 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। दोस्तों जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, और परमाणु पर जो आवेश होता है वो शून्य होता है। आप याद रखिएगा, परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? ये आपके लिए होमवर्क है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, और परमाणु में जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, दोनों आपको बताने हैं। परमाणु की त्रिज्या कितनी है और नाभिक की त्रिज्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धान के खेतों से निकलने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन संख्या 25, कौन सी गैस है जो धान के खेतों से निकलती है? सही जवाब क्या होगा? दोस्तों भारत में जो धान के खेत हैं ये मीथेन गैस के प्रचुर स्रोत माने जाते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4, ये प्रथम श्रेणी का एल्केन है, और मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस भी है। दलदली स्थानों पर जो गैस बनती है वो है आपका मीथेन, और मीथेन जो है ये बायोगैस का प्रमुख घटक है, ये भी आप याद रखें। गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन होती है, और जब कोई चीज़ सड़ती है तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। दोस्तों मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है, फायर डैम्प। क्यों? क्योंकि कोयले की खदानों में ये विस्फोट मचाती है, और विस्फोट होने से ये बहुत ज़्यादा हानि करती है, इसलिए इसको फायर डैम्प भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन में लिखा गया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ये हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक है, इसमें सबसे ज़्यादा गैस होती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन। और जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, कुरकुरे या लेज वगैरह, चिप्स के पैकेटों में जो संरक्षण का कार्य करती है, उनको खराब होने से बचाती है, वो गैस कौन सी? आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रयोग बल्ब में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अक्रिय वातावरण भी उत्पन्न करती है। तो इसका सही जवाब होगा, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। आप चिप्स के पैकेट में जरूर याद रखना। और जब आसमान में बिजली चमकती है ना, तो नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 26, इसमें कहा गया गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी जो स्थान, किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होगी? तो 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ध्रुवों पर जो जी का मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर जी का मान 0 होता है। दोस्तों हम बात करें पृथ्वी पर जी के मान की, तो पृथ्वी पर जो जी का मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे प्रकृति में सबसे ताकतवर बल कौन सा है? तो प्रकृति का सबसे ताकतवर बल कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल माना जाता है, नाभिकीय बल सबसे मजबूत है। अच्छा, सबसे कमजोर कौन सा है? तो गुरुत्व बल, गुरुत्व बल सबसे कमजोर है, और नाभिकीय बल सबसे ताकतवर बल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बल का मात्रा क्या है? वैसे न्यूटन होता है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन E को हम बोलते हैं टोकोफेरोल। दोस्तों विटामिन E ये ब्यूटी विटामिन है, तो आप इसको ऐसे याद रखें, मेरी ब्यूटी को टोको मत, मेरी ब्यूटी को टोको मत। तो टोको से क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटी मतलब टोकोफेरोल। विटामिन के इसको फ्लोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन बोलते हैं, और विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। इसका सही जवाब बन जाएगा विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड, विटामिन E टोकोफेरोल और विटामिन के फाइलोक्विनोन। दोस्तों विटामिन जो शब्द है ये फंक के द्वारा दिया गया है। फंक के द्वारा विटामिन हमारे शरीर में सामान्यतः नहीं बनते, ठीक है दोस्तों, और विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देते। याद रखना, विटामिन का काम शरीर को ऊर्जा नहीं देना है। विटामिन का मुख्य काम शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो विटामिन के द्वारा मतलब मजबूत होती है, तो आप याद रखिएगा। अच्छा, कौन से विटामिन है जो वसा में घुलते हैं? तो वसा में घुलने वाले विटामिन A, D, E, K, आप इसको कीड़ा वर्ड से याद रखिएगा, KEDA, कीड़ा। कीड़ा जो है वो वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। अच्छा, जल में कौन कौन से हैं फिर? B और C। अच्छा, कौन सा विटामिन केवल प्लांट फूड से मिलेगा? विटामिन C। मांस में नहीं होता, दूध में नहीं होता विटामिन C। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 27। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? 28 सॉरी। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, बिल्कुल याद रखिएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है। दोस्तों हम बात करें कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इस्पात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आप याद रखना 5920 मीटर पर सेकंड ये वेग है ध्वनि का 25 डिग्री सेल्सियस पर, और किस में? जवाब होगा इस्पात में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आसुत जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आसुत जल में ध्वनि की चाल होती है 1498 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में आप याद रखें कि जो आपका पानी है, पानी में कितनी होती है? नॉर्मल पानी, तो पानी में ध्वनि की चाल होती है 1480 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोसों में होती है। अगर हम स्टेज वाइज पूछें तो ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है। हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग है, और ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में व्यक्त की जाती है। डोपलर प्रभाव आपने सुना होगा, डोपलर प्रभाव ध्वनि की तीव्रता में उतार चढ़ाव से संबंधित है। और मानव के कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कान पर या मस्तिष्क पर? तो 1/10 सेकंड तक मानव के मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, ठीक है दोस्तों। मानव का कान कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि मानव का कान आराम से सुन सकता है। मानव के कान की श्रव्य सीमा है ये 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन संख्या 29 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया एक वर्णांत पुरुष व एक सामान्य महिला की संतानों में पुत्र में वर्णांत होने की संभावना क्या है? दोस्तों वर्णांतता एक आनुवांशिक रोग भी हो सकता है, और वर्णांतता जो अगर कोई वर्णांत पुरुष किसी महिला से शादी करे तो उनकी जो संतान में पुत्रों में वर्णांतता की संभावना कितनी होगी? तो सही जवाब होगा 0%, 0%, ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखना, ये एक्स फैक्टर पर डिपेंड करता है। हम बात करें वर्णांतता के बारे में, कलर विजन इसको बोलते हैं, तो इसमें ग्रीन और रेड के बीच कोई भी अंतर नहीं होता। और कलर विजन की जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट का नाम है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट किया जाता है वर्णांतता की जांच के लिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मानव की आंख जिस रंग के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील है वो रंग कौन सा है आपका? आसमानी रंग के प्रति मानव की आंख सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। मानव की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो 576 मेगापिक्सल की होती है मानव की आंख, ये भी आप याद रखिएगा। और मानव की आंख पर जो रेटिना होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और ये वास्तविक होता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 30। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो शुरू हुआ वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूचना प्रसारण मंत्रालय। ये दो राज्यों में जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनको दर्शाता है, उनकी समानता को दर्शाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को की गई थी। दोस्तों 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती होती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ये भी आप याद रखिएगा। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, सूचना प्रसारण मंत्रालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 में क्या मतलब मेल खाएगा, तो इसमें देखते हैं क्या है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय वन, मतलब भारत में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर मिलते हैं, तो जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट पर जो वन मिलते हैं वो उष्ण कटिबंधीय होते हैं, और पश्चिमी घाट पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में। तो ये हो गया आपका। शंकु वृक्ष, दोस्तों जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं ना, इनकी खास बात है ये ऐसी जगह उगेंगे जहाँ पे बर्फ पड़ती हो या ठंडे इलाके हों। तो शंकुधारी वृक्ष कहाँ पर होंगे, तो ये होगा आपका हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में बर्फ पड़ती है। कच्छ वनस्पति, कच्छ की जो वनस्पति है ये मैंग्रोव वनस्पति होती है, ये आप याद रखिएगा। तो मैंग्रोव वनस्पति ये सुंदरबन में आपको मिलेगी। पतझड़ वन, पतझड़ वन जो है वो आपके राजस्थान में मिलते हैं। तो सही जवाब होगा आपका उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकुधारी वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरबन, और पतझड़ वन राजस्थान। तो इसका सही जवाब यही बन जाएगा। आप ऐसे याद रखिएगा। ये क्या बनना है, डी, मतलब 4 2 1 3, ये बनना है आपका 4 2 1 3। दोस्तों मैं आपको बताऊं भारत में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान या केंद्र है। दूसरी बात, भारत में जो भारतीय वन सेवा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1966 में भारतीय वन सेवा की शुरुआत की गई। और वन संविधान की कौन सी सूची का भाग है, वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ये आप याद रखना। और भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है, 24.62, लेकिन होना कितना चाहिए, तो 33% भाग पर वन होने अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 32, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह क्या है, तो नेपाल की सीमा को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। दोस्तों नेपाल की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। नेपाल की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और नेपाल के 7वीं बार पीएम कौन बन गए हैं, तो वो हैं आपके शेर बहादुर देववा। ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, ये आज का ताज़ा न्यूज़ है, शेर बहादुर देववा। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेपाल के बारे में एक बिंदु और याद रखें, जो नेपाल है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल एक हिंदू कंट्री है। आगे लिखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया पखुई, क्वेश्चन संख्या 33, पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, 20 फरवरी 1987। और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आई रिपीट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा अरुणाचल प्रदेश का ही नाम है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है, ये भी आप याद रखें। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गौरी चेन। गौरी चेन किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, अरुणाचल की। और अरुणाचल प्रदेश का जो नया साल है उसे लोसार कहा जाता है, लोसार। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व भी है, मोलिंग नेशनल पार्क भी है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य भी घोषित किया गया। अरुणाचल प्रदेश का जो त्यौहार है वो है आपका ड्री फेस्टिवल, ये बहुत आता है एग्जाम में, ड्री फेस्टिवल। और पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक बिंदु और याद रखें, यहाँ पे अपतानी जनजाति, नीसी जनजाति, और कौन सी आ गई नीति है, नीशी, अपतानी, कई सारी जनजातियाँ जो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। तो 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नागालैंड ये 1963 में बना था, मिजोरम 1987 में बना था, मणिपुर ऑलरेडी था। अच्छा, मणिपुर का एक नाम याद रखना, भारत के किस राज्य को हिल टिपेरा कहा जाता था, हिल टिपेरा मणिपुर का ही नाम है। और मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, लोकटक झील, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, और इसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता, इसका वास्तुकार कौन था, जॉब चार्नोक।
जॉब चारनोक, जॉब चारनोक। देहरादून भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, ये देहरादून में है। नई दिल्ली की हम बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है, नई दिल्ली में है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। उसके बाद में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली। भारत में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नई दिल्ली। और भारतीय विदेश सेवा संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली। नई दिल्ली, ये इसका वास्तुकार कौन है, एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिल्ली का वास्तुकार माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो 35 का सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये सबसे ज्यादा कृषकों के लिए सुरक्षा प्रदान करती थी, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक इसमें शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों सहायक संधि को जो सबसे पहले अपनाया वो हैदराबाद रियासत ने अपनाया, लेकिन इन ऑप्शन के अनुसार जो होलकर साम्राज्य है ये मध्य प्रदेश में था, तो होलकर साम्राज्य ने इसको नहीं अपनाया था। सहायक संधि की शुरुआत सन 1798 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो अशोक बौद्ध धर्म का राजा है, बिल्कुल सही है। कनिष्क बौद्ध धर्म का राजा है, बिल्कुल सही है। प्रसेनजीत बौद्ध धर्म का राजा, लेकिन चंड प्रद्योत ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म दुनिया का पहला धर्म था जिसने महिलाओं और शूद्रों को धर्म में शामिल होने की अनुमति दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 38, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। दोस्तों कुषाण वंश का एक राजा है कनिष्क, और इसके टाइम में चौथी बौद्ध परिषद हुई जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। कनिष्क 78 एडी में सिंहासन पर बैठा और 78 एडी में इसने शक संवत भी स्टार्ट किया था, कनिष्क के द्वारा, आप याद रखिएगा। चलिए, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो कौन सा ऐसा राजवंश भारत में हुआ जिसने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए, ऑप्शन डी, गुप्त वंश के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए। अच्छा, भारत में खान है कोलार की खान, किसके लिए प्रसिद्ध है, जवाब होगा सोने के लिए। अभी एक मूवी बनी थी KGF, तो KGF में इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड। ये कर्नाटक की खान है जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, सोने की शुद्धता का जो मानक है वो हॉलमार्क होता है, ये आप याद रखना, हॉलमार्क ये सोने की शुद्धता का मात्रक है, मतलब मानक है, मात्रक नहीं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आपको जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है, वो क्या है। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर कहलाता था, बिल्कुल सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर ज़कात था, ये भी सही है। युद्ध में लूट का माल खुम्स कहलाता था, और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज था, ये गलत है आपका, ये गलत है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 41, निकोलो डी कॉन्टी किस देश का यात्री था। तो निकोलो डी कॉन्टी ये वेनिस से आया था और ये व्यापारी था, और ये वेनिस कहाँ पर आपका, इटली में। निकोलो डी कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य में आया था 1420 में, ये भारत में आया, और विजयनगर साम्राज्य का राजा था कृष्णदेव राय द्वितीय। कृष्णदेव राय द्वितीय के दरबार में निकोलो डी कॉन्टी आया था इटली से। 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इटली की राजधानी रोम है, और रोम टाइबर नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे। एक चीज़ याद रखना, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है आपका रोम में, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। इटली के इतिहास में पहली महिला PM कौन बनी है, जॉर्जियो मेलोनी। याद रखना, जॉर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला PM बनी है। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी भी है, माउंट विशुबेश भी है इटली में, दोनों आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक शासन किस वंश का था। तो 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगम वंश। संगम वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ये आप याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का। और विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी के किनारे था, तुंगभद्रा, ये भी आप याद रखें। और वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ देखने को मिलते हैं, हम्पी में, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है। तो लोहे का अयस्क कौन सा नहीं है, 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैलेकाइट। मैलेकाइट कॉपर का अयस्क होता है, लोहे का नहीं होता। दोस्तों कॉपर पहली धातु थी जो मानव ने खोजी थी, और कॉपर की खोज हुई थी चालकोलिथिक युग में। कॉपर की खोज कब की गई, चालकोलिथिक युग में। ये क्वेश्चन पैट के 15 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछा भी गया था कि तांबे की खोज कौन से युग में हुई थी, चालकोलिथिक युग में। अच्छा, आप बता सकते हैं कि भारत में बादाम पहाड़ की खान किस राज्य में है। बादाम पहाड़ की खान
किस राज्य में है और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। बादाम पहाड़ की खान किस राज्य में है और क्यों प्रसिद्ध है? अच्छा, भारत में कुछ लोहे की खानें हैं, जैसे बेलडा की खान जो छत्तीसगढ़ में है, लोहे की खान है। कुंद्रेमुख की खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंद्रेमुख की खान, ये कर्नाटक में लोहे के लिए फेमस है। हॉसपेट की खान, ये भी आपकी लोहे के लिए फेमस है, ये भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र में भी जो चित्रदुर्ग बस्तर प्लेट है, उसमें भी आपको मिलते हैं, तो ये आप याद रखें। लोहा, अच्छा, लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, याद रखना। और लोहे पर जंग लगना जो है वो एक रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, और जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, याद रखना। गैल्वेनाइजेशन क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैलेकाइट किसका है? इसका कॉपर का, ना कि लोहे का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 44, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो हीरे में जो क्रिस्टल होते हैं वो चतुष्फलकीय होते हैं, ये आप याद रखना। हीरे की बात करें तो हीरा कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, और इस धरती पर सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, याद रखिएगा। और भारत में पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हीरा चमकदार क्यों दिखता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा हीरे को तराश कर चमकदार बनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हीरा है, भारत में हीरे तराशने के कारखाने कहाँ पर हैं? सूरत में, और इसीलिए सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाब होगा सूरत को कहा जाता है। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अल्रोसा हीरे बनाने वाली कंपनी है, किस देश की है? तो अल्रोसा रूस की हीरे बनाने वाली कंपनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, चतुष्फलकीय संरचना है हीरे में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना जो शेयर बाजार है वो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में इसकी स्थापना की गई, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो क्या बोलते हैं, जो इसका रेटिंग आती है वो सेंसेक्स पे आती है। इसका स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? सेंसेक्स है, सेंसेक्स। याद रखिएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर का जो रेटिंग है वो किस पे आती है? सेंसेक्स पे आती है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, भारत में एक समिति आपको याद रखनी है, वो समिति आपकी फेरवानी समिति। कौन सी समिति? फेरवानी समिति। और फेरवानी समिति बनी थी 1991 में। इस समिति की सिफारिश पर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका एक्सचेंज क्या है आपका? निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है और NSE का क्या है? निफ्टी है। तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई बम्बई में 1992 में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, गॉटफ्रीड हेबरलर ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन संख्या 47, इसमें जो पुरस्कार है उनको क्षेत्रों के अनुसार मेल करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1965 में पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया, जो मलयालम भाषा के लेखक थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये 1957 में स्थापित हुआ, और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और विज्ञान के लिए कलिंग अवार्ड भी मिलता है, ये आप याद रखना। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड यह आपका विज्ञान के लिए। अर्जुन अवार्ड खेल के लिए। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब होता है? 29 अगस्त को। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1961 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड ये सिनेमा के लिए दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला दादा साहब फाल्के किसे मिला था? वो थी आपकी देविका रानी चौधरी, देविका रानी चौधरी, और ये भारत की पहली अभिनेत्री भी मानी जाती है। देविका रानी चौधरी की जीवनी लिखी गई है, और इसकी जीवनी का नाम है द लॉन्गेस्ट किस। द लॉन्गेस्ट किस किसकी जीवनी है? देविका रानी चौधरी, और ये किश्वर देसाई ने लिखी है। दोस्तों, हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में किसे मिला सबसे पहली बार? तो 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, पंत जी को मिला, ये आप याद रखना। अच्छा, 1972 में उर्वशी के लिए रामदास सिंह दिनकर जी को मिला ज्ञानपीठ अवार्ड, दिनकर जी। 1978 में
1978 में अज्ञा को मिला था। ज्ञानपीठ अवार्ड 1978 में अज्ञा को मिला। और कितनी नावों में कितनी बार इनकी रचना थी उसके लिए दिया गया। 1982 में यामाकीर्ति के लिए किसे मिला था? महादेवी वर्मा को मिला। तो ये आप याद रखिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 48 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती? तो जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रवाहित नहीं होती? इसका सही जवाब होगा आपका सिंधु और सतलज। 1 और 4 सही जवाब है। दोस्तों सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश मानसरोवर के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है और इसे लद्दाख में सिंगी खंब कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु समझौता हुआ, याद रखना। सतलज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो वो दर्रा है आपका सिपकिला दर्रा। और सिपकिले दर्रे से जब ये तिब्बत से आती है तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ये एंटर करती है। याद रखना सतलज नदी पर भारत में एक बांध बना है, भाखड़ा नागल बांध। याद रखना भाखड़ा नागल डैम कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। दोस्तों सिंधु नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब नदी, और सिंधु कराची के समीप जाकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आप याद रखिएगा झेलम वेरीनाग और शेषनाग झील से निकलती है। और भारत में जो बूलर झील है इसको पानी कौन सी झील देती है? झेलम नदी। झेलम का अन्य नाम क्या है? बेतस्ता। ये भी आप याद रखें। दोस्तों जो यूनानी लोग थे वो सिंधु को क्या कहते थे? यूनानी लोग सिंधु को हिंदो बोलते थे, हिंदो। यूनानी लोग और ईरानी लोगों ने सिंधु नदी को हिंदो नाम दिया था। तो जम्मू कश्मीर से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? एक सिंधु और दूसरा सतलज प्रवाहित नहीं होती। अच्छा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। और गंगा नदी देवप्रयाग से बनती है जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है। गंगा की लंबाई कितनी है भारत में? 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। गंगा नदी कहाँ से निकल के आती है? तो देवप्रयाग से निकल के आती है। अगला क्वेश्चन संख्या 49। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? दोस्तों मेडागास्कर जो हिंद महासागर का देश है और इसकी राजधानी है अंतानारीवो। मेडागास्कर की जो धारा है वो गर्म जल धारा हिंद महासागर की। ठीक है दोस्तों। पोर्ट लुइस ये मॉरिशस की राजधानी है, ये आप याद रखिएगा। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, नसाउ किसकी राजधानी है? कमेंट में आपको बताना है नसाउ। चलिए एक क्वेश्चन और पूछना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। उआगाडाउगऊ किस देश की राजधानी है? डाउगऊ किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। उआगाडाउगऊ अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है जिसकी राजधानी है उआगाडाउगऊ? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण सबसे निम्न स्तर पर है? तो कौन सा ऐसा राज्य है इनमें? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो नगरीकरण स्तर है वो इनमें सबसे कम था। 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना है और इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, जनगणना जो कराने का काम है अनुच्छेद 246 के तहत संघ सरकार का काम जनगणना कराना है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे? 640 जिले शामिल किए गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे हरियाणा लिखा गया है, हरियाणा का एक डांस याद रखना, लूर किस राज्य का डांस है? हरियाणा का। चेराम नृत्य किस राज्य में किया जाता है? मिजोरम में। कुचिपुड़ी डांस किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी डांस है। और कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है जो कृष्णा जिले में आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर भी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन बाय मी। और आई होप ये सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपको जीके में। तो आपके आने वाले सभी एग्जाम में ये प्रश्न लाभदायक हों ऐसी कामना करता हूं और मेरे साथ बने रहिएगा। इससे भी अच्छे मॉक टेस्ट अपलोड किए जाएंगे। तो ये कि मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। और इस सीरीज़ को जारी करने के लिए अपना सहयोग दें, इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बना रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और मिलता हूँ नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।